हमारे साथ मौजूद हैं पटौदी से पूर्व एमएलए और हरियाणा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन रामवीर सिंह जी से हम बात करेंगे हरियाणा की राजनीति को लेकर के। चुनाव भी कुछ ही दिन के बाद में होने हैं। रामवीर सिंह जी, ये जो अभी ताजा घटनाक्रम हरियाणा की राजनीति में देखने के लिए मिल रहा है, बीएसपी और इंडियन नेशनल लोकदल, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं और इसका आने वाले समय में राजनीति पे कितना प्रभाव पड़ सकता है? बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का अभी मेरे ख्याल में 2-3 दिन पहले इनका समझौता हुआ है कुछ सीटों के ऊपर कि भाई 53-57 कुछ इस तरह की वह है, 37 के ऊपर, 53-37 के ऊपर। तो ये तीसरी बार इनका समझौता हो रहा है। पहली बार समझौता इनका लगभग 1998 में हुआ था। उस समय लोकसभा के चुनाव में यहाँ से रघु यादव जी और इंडियन नेशनल लोकदल का समझौता था। रघु यादव यहाँ से खड़े हुए थे, चौधरी देवीलाल जी रोहतक से खड़े थे, और उस समय भी वो समझौता एन वोट डलने के तुरंत बाद ओम प्रकाश चौटाला जी ने तोड़ दिया था। मतलब उसी दिन 5:30 जिस दिन वोट पड़ रही थी, उसी दिन 5:30 कह दिया था कि अभी तक हमारा समझौता था, इसके बाद हमारा कोई समझौता नहीं, कोई अलायंस नहीं है बहुजन समाज पार्टी से। उसके बाद दोबारा अभी मेरे ख्याल में 3-4 साल पहले इनका समझौता हुआ बहुजन समाज पार्टी का पिछले चुनाव। अभय जी ने उस समय इनके जितने भी पदाधिकारी थे, धीरे 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 करके वो सारे पदाधिकारी इनेलो में धीरे धीरे वो सारे पदाधिकारी जो इनके थे बहुजन समाज पार्टी का, वो इनेलो में शामिल कर लिए, और थोड़े दिन बाद ही मायावती जी ने समझौता तोड़ दिया। अब ये तीसरी बार समझौता इन्होंने किया है। अब मैं तो इंडियन नेशनल लोकदल से विधायक बना था, उस समय अलग बात थी। आज इंडियन नेशनल लोकदल की स्थिति और बहुजन समाज पार्टी की स्थिति का सबको पता है कि क्या स्थिति है। तो कोई जब दुकान में सामान ही ना हो तो क्या क्या होगा इस समझौते का? मुझे नहीं लगता कि हरियाणा की राजनीति पे कोई असर पड़े। तो दोनों कैडर बीएसपी और इनेलो, अगर इनको देखा जाए जातीय समीकरण से, तो और अगर कांग्रेस की देखा जाए तो पारंपरिक वोट जिसको बोल देते हैं वोट बैंक, दोनों का लगभग झुकाव, जो अनुसूचित जाति वर्ग का वोटर है या समर्थक है, वो दोनों के समर्थक रहा है, कांग्रेस का भी और बीएसपी का भी। और दूसरा, इंडियन नेशनल लोकदल के लिए ये कहा जाता है कि भाई ये मतलब जाटों का मतलब विचारधारा से संबंधित या झुकाव वाली पार्टी है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है ये जातीय समीकरण भी इफेक्ट डाल सकता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ना तो बहुजन समाज पार्टी का हरियाणा में कोई वर्चस्व रहा आज। पिछले अतीत में आप जाएं तो 3-4 विधानसभाएं जो पिछले 3-4 विधानसभाएं जो बनी है 15-20 साल में, 15-20 साल से, उनमें उनमें ज्यादा से ज्यादा हर बार लगभग इनका एक विधायक रहा है, और वो भी जगाधरी से और यमुनानगर साइड से ही बनता है। यहाँ इनमें कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पटौदी में तो ये हालत रही है बहुजन समाज पार्टी की कि ज्यादा से ज्यादा 1000, 1100, 1200 से कभी वोट इन्होंने फालतू ली ही नहीं। तो ना तो अनुसूचित जाति पर और ना विशेष तौर पर आज जो स्थिति है, आज जाट वर्ग के ऊपर इंडियन नेशनल लोकदल का कोई प्रभुत्व नहीं है, और अनुसूचित जाति पर मायावती जी का यूपी में ही प्रभाव नहीं है, तो हरियाणा में क्या प्रभाव होगा? अनुसूचित जाति वर्ग जो भी है, इस लोकसभा चुनाव ने दिखा दिया है, जो ये हरियाणा के अंदर अभी, मतलब इस देश के अंदर अभी हुए हैं, हरियाणा में अनुसूचित जाति पूर्ण रूप से कांग्रेस के साथ जुड़ चुकी है। जो इनका परंपरागत वोट बहुत पुराना, मतलब जो इनकी विशेष प्रिय पार्टी थी, उसी के साथ दोबारा से इन्होंने जुड़ाव कर लिया है।
लगभग लगभग 100%। और जाट वर्ग का भी ये है कि जाट वर्ग भी आज कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी की मेहनत रंग ला रही है, और पूरे हरियाणा का जाट समाज जो है वो कांग्रेस के झंडे के नीचे है। तो इंडियन नेशनल लोकदल को और बहुजन समाज पार्टी को ना जाट वर्ग से कुछ मिलना है, ना अनुसूचित जाति से कुछ मिलना है। जो मेन कंपटीशन अगर पॉलिटिकल एंगल से देखा जाए तो उसमें किन दो पार्टियों के बीच में आप समझ रहे हैं कि आने वाले टाइम में रोचक मुकाबला देखने के लिए मिलेगा हरियाणा में? आपने ठीक बात कही कि अनुभव की बात जहां तक है, मैं तो 12 साल की उम्र का था तब से वोट मांग रहा हूं। मेरे पिताजी ने चुनाव लड़ा था 1962 में, मैं 12 साल का था। और वर्तमान में मैं राजनीतिक तौर पे या भाईचारे के तौर पे समझो, XMLA एसोसिएशन जो हमारी हरियाणा की है उसका मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। तो हमारे जो साथी हैं सभी पार्टियों के हैं, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, इनेलो है, बहुजन समाज पार्टी है, सभी के XMLA हमारे साथी हैं। और हमारा एक संगठन है उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और मैं लगभग लगभग 12-13 साल से जनरल सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहा था उस पार्टी का। तो सभी से बात होती है। हरियाणा में जो आने वाला चुनाव है, मुझे नहीं लगता कि इसमें इन इन पार्टियों का कोई वर्चस्व रहेगा। वो एक अलग बात है, जीतने को तो इंडिपेंडेंट भी 5-6 हर बार जीतते हैं, लेकिन मेन मुकाबला जहां तक आपने प्रश्न पूछा है, मेन मुकाबला तो अब की बार है ही नहीं। कांग्रेस के मुकाबले में कोई चीज है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी भी अपना अस्तित्व अगर वो बचा जाए कि 20, 22, 25 सीटें ले जाए तो इससे अधिक नहीं आ सकती। अब क्लीन स्वीप होने जा रही है कांग्रेस के पक्ष में। कोई इन पार्टियों के समझौते का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मेन मुद्दे क्या रह सकते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में? मेन मुद्दे 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने और जो ये जेजेपी की सरकार थी, मिलीजुली सरकार थी, और विशेष तौर पर माननीय खट्टर साहब, क्योंकि मुख्यमंत्री तो वही रहे, उन्होंने जो ये बेरोजगारी की सीमा तक बढ़ा दिया, नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता, रोजगार मिलता है तो ठेका प्रथा कर दी, और उसमें भी रिजर्वेशन खत्म कर दी। क्योंकि ये क्या क्या है, कौशल रोजगार योजना, इसमें तो रिजर्वेशन ही खत्म है। एक एक नौजवान जो पढ़ा लिखा नौजवान है, जिसको अगर सरकारी पक्की नौकरी मिले तो उसको 50-55 हजार रुपए तनख्वाह मिलती है, उससे 10-15 हजार रुपए, 15 हजार रुपए में काम ले रही है सरकार। ये तो ठेका प्रथा देती है। ये तो युवाओं का शोषण हो रहा है। सही बात तो ये। और दूसरी बात, हर आदमी के हाथ में थैला पकड़ा दिया है। किसान को अनाज बेचने के लिए भी पोर्टल बनाना पड़ेगा, उसको बुकिंग करानी पड़ेगी। अरे मंडी में ले जाओ, जब सरकार ने MSP कर रखा है तो सरकार MSP पे खरीदे। इन्होंने किसानों को इन्होंने पीटा, महिलाओं को इन्होंने पीटा, ये जो हमारी आशा वर्कर है इनको इन्होंने पीटा, सरपंचों को इन्होंने पीटा। सरपंचों को तो इन्होंने बेईमान और मतलब भ्रष्टाचारी कह दिया था। इनके पंचायत मंत्री ने कह दिया था। ये बात शर्म की बात है। जो चुने हुए प्रतिनिधि थे उनको भ्रष्टाचारी और बेईमान कहना, इससे शर्म की बात क्या होगी। और जो हमारी बेटियां थी, जो इस देश का गौरव बढ़ाती थी, उनको किस तरह से इन्होंने घसीटा। तो ये चीजें हैं, ये मुद्दे इनके कफन में कील साबित हो भारतीय जनता पार्टी। इन लोगों ने किसी वर्ग को नहीं छोड़ा। ये किसानों को आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि भाई आप हाईवे को कैसे रोक सकते हो। आज भी उसको हाईवे को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। कमाल की बात है। आप किसी को आवागमन कैसे बंद कर सकते हैं? क्या वो पाकिस्तान से आ रहे हैं या कुछ ही दूसरे देश से आ रहे हैं? किसान है, अपना हक मांगेंगे।
इन्होंने तो लूट मचा रखी है और भ्रष्टाचार की तो सीमाएं खत्म कर दी। जब मनोहर लाल जी ये कहते थे कि खर्ची पर्ची बंद कर दी है हमने, खर्ची पर्ची बंद करने की बात करते हैं ये। इनके एचपीएससी का जो सेक्रेटरी था मिस्टर नागर, जो एचसीएस ऑफिसर था, वो दफ्तर के अंदर ही सीबीआई ने 2 करोड़ रुपए लेके पकड़ा है, वहीं 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 दफ्तर के अंदर लिए हुए बैठा था। कमाल की बात है। और फिर ये कहते हैं कि खर्ची पर्ची नहीं है। तहसील में चले जाओ, इसमें क्या नाम है आपके, उसमें चले जाओ, पुलिस में चले जाओ, आपके नगर पालिका में चले जाओ, और नगर पालिका में आपके यहाँ हेली मंडी में क्या हो रहा है आपको पता है? जो लोग सैकड़ों साल से जिस जमीन के ऊपर बसे हुए, उस जमीन को, उन मकानों को कहते हैं हरियाणा सरकार की प्रॉपर्टी है। और ये वो क्या कहते हैं, वो पत्र बांटते फिर रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि भाई मैं आपको क्या कहते हैं, आपको स्वामित्व देता हूं। अरे जो आदमी 100 साल से रह रहा है और उसका मकान है, उसके पास रजिस्ट्री है, उसकी प्रॉपर्टी को कहते हैं हरियाणा सरकार की प्रॉपर्टी है। हेली मंडी का ये आपकी जो मंडी है उसको, चलो आप हेली इन्होंने शब्द हटा दिया है, जो मंडी है उसका आपको तो पता है। अब किसी शक की गुंजाइश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार है हरियाणा के अंदर, ये खड़ाऊ सरकार कह सकते हैं इनको, ये चाहे कितनी ही रेवड़ियां बांट लें, क्योंकि इनके झूठ से लोग तंग आ चुके हैं। इनकी झूठ से एक एक चीज की 4-4 बार घोषणा करते हैं, इनसे तंग आ चुके हैं। जनता ने मन बना लिया है, इनका सुपड़ा साफ होगा और हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार माननीय भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और 2/3 बहुमत से बनने जा रही है।